अर्थ फ्लेम कहाँ है? राघव ने जब प्राइमल केओस स्पेस में देखा तो वहां सिर्फ जोरा और शीन थे। फ्लेम लेपर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शीन ने एक दहाड़ लगाई और 1 फुट लंबा अग्नि ड्रैगन उड़कर निकला, जो राघव की बाह के चारों ओर प्यार से लिपट गया। वो ऐसे रगड़ रहा था जैसे कोई बच्चा मनुहार कर रहा हो। तुमने उसे खा लिया? शीन की अपराधी जैसी हरकतें देखकर राघव निरुत्तर रह गया। उसे अचानक लगा कि उसने मूर्खता की है। जैसे किसी बिल्ली को मछली की रखवाली पर बिठा दो तो नतीजा सबको पता है। ठीक है, अगर खा लिया तो खा लिया, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राघव ने देखा कि अग्नि ड्रैगन लगातार उसकी बाह से सट रहा था, जैसे डर हो कि वो उसे डांटेगा। राघव मुस्कुराते हुए भी कड़वाहट महसूस कर रहा था। यह सुनते ही शीन ने खुशी की दहाड़ मारी। उसका शरीर अचानक जगमगा उठा और एक प्रचंड आभा उससे उठने लगी। धत्त तेरे की, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, राघव चिल्लाया। असल में शीन ने अर्थ फ्लेम बीस्ट को सिर्फ निगला था, मारा नहीं था। लेकिन जैसे ही राघव ने कहा कि वह उसे दोष नहीं देगा, उसने तुरंत उस अर्थ फ्लेम को पूरी तरह निगल लिया। उससे निकल रही उग्र तरंगे उसी फ्लेम लेपर्ड के साथ मिल जाने का परिणाम थी। राघव हंसे या रोए ये समझ नहीं पा रहा था। यह छोटा साथी बहुत चालाक निकला। अगर वह गुस्से में फट पड़ता तो शायद शीन फ्लेम लेपर्ड को बाहर निकाल देता, लेकिन जब उसने दोष नहीं दिया तो उसने तुरंत उसे निगल लिया। राघव बिल्कुल निरुत्तर रह गया। ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम गहरी नींद में चले जाओ। इस बार तुम्हें इसे पचाने में ज्यादा समय लगेगा। मुझे तुम्हें काम पर रखना है, राघव ने कहा। चूंकि फ्लेम लेपर्ड पहले ही निगल लिया गया था, अब वह काम जो उसने उसके लिए सोचा था शीन को ही करना होगा। खाने का हमेशा दाम चुकाना पड़ता है, फिर भी थोड़ा समय था। तो राघव ने शीन को कहा कि वह पहले अपनी नई ऊर्जा को कुछ हद तक निगल ले और उस शक्ति का आदी हो जाए। आखिरकार अब शीन ने 2 नए अर्थ फ्लेम्स निगल लिए थे। पहला अर्थ फ्लेम अभी पूरी तरह पचा भी नहीं था और अब उसने एक और अधिक शक्तिशाली अर्थ फ्लेम निगल लिया था। सारी ऊर्जा को पूरी तरह पचाने में लंबा समय लगेगा और अगर वह नींद में न जाए तो पूरी तरह ध्यान भी नहीं लगा पाएगा, जिसे पचाने में और समय लगेगा। अब शिकायत करने का समय बीत चुका था, इसलिए राघव ने छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह देखकर उसे सुकून मिला कि यह छोटा साथी इतना बुद्धिमान है कि उसे धोखा देने की भी समझ है। यह अच्छी बात थी। जितनी ऊंची उसकी बुद्धिमत्ता होगी उतनी ही वो उसकी मदद कर पाएगा। इसके अलावा जब शीन इन दोनों अर्थ फ्लेम्स की शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा तो वो और भी मजबूत हो जाएगा। यह मामला सुलझाने के बाद राघव ने समय देखा और उसका चेहरा बदल गया। वो लगभग बड़ी गलती कर बैठा था। उसने जल्दी से अर्जुन से विदा ली और पहाड़ से उतरकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के अग्रभाग में स्थित एक विशाल महल में पहुंचा। मुख्य सभागार पहले से ही बैठे शिष्यों से भरा हुआ था, लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिससे राघव को थोड़ी राहत मिली। ये उसकी दोपहर की कक्षा थी और राघव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें पिल दाओ के सिद्धांतों पर चर्चा होनी थी। अपनी पिल गॉड यादों के कारण ये सिद्धांत उसके लिए बेकार थे, बच्चों का खेल। लेकिन उसका असली लक्ष्य एल्केमी पवेलियन था। उसे एल्केमी पवेलियन से संसाधन चाहिए थे। उन्हीं से वो ड्रैगन ब्लड लीजन को जल्दी मजबूत बना सकता था। शीन की वजह से राघव लगभग देर कर चुका था। ये पिल दाओ पर अंतिम कक्षा थी और अगर वह इसे चूक जाता तो एल्केमी पवेलियन का शिष्य बनने का मौका खो देता। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में इनर सेक्ट डिसाइपल्स को बड़ा अधिकार था। वे अपने पसंदीदा या जिनमें वे निपुण हो ऐसे व्यवसायों में शामिल होकर अतिरिक्त कार्य कर सकते थे। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, इधर आइए, यहां जगह है। जैसे ही राघव पहुंचा, कुछ महिलाओं ने उसकी ओर इशारा किया। राघव की नासिर से लड़ाई ने सबको हिला दिया था। नए शिष्यों में ऐसा कोई नहीं था जो उसे पहचानता न हो। अपने साथियों का बदला लेने के लिए राघव का इतना बहादुरी से लड़ना सबके दिलों को छू गया था। उसकी उग्र और दबंग आभा युवा महिलाओं के लिए और भी आकर्षक थी। राघव ने असहज मुस्कान दी और कहा,
धन्यवाद, लेकिन मैं यही ठीक हूं। मेरे भाई पहले से यही हैं। वहां 3 शिष्य ड्रैगन ब्लड लीजन के थे। वे नए सदस्य थे और राघव को आते देख तुरंत उसके लिए जगह बना दी। वे महिलाएं थोड़ी निराश जरूर हुई, लेकिन उसकी विनम्र अस्वीकृति से नाराज नहीं हुई, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ गया। सच्चा नायक वही है जो सामान्य समय में नम्र हो और केवल असली दुश्मन आने पर राक्षस बन जाए। उसका आचरण कुछ लोगों से बिल्कुल विपरीत था। ऐसे लोग सामान्य समय में दूसरों पर दबदबा जमाने की कोशिश करते, लेकिन असली जीवन मरण की लड़ाई आने पर डर के मारे पेश आकर बैठते। शांति। जैसे ही राघव के आने से हलचल मची, तभी एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ और जोर से चिल्लाया। वह एक बुजुर्ग था जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आस्तीन और कॉलर पर सुनहरी धागों से बने डिजाइन थे, जो ऊपर से बटन जैसे गोल लग रहे थे, लेकिन असल में वे औषधीय सामग्री के डिजाइन थे। उस बुजुर्ग का माथा थोड़ा संकरा था, जबकि मुंह बड़ा था, लेकिन उसके होंठ बहुत पतले थे। उसे देखकर राघव ने मन ही मन बड़बड़ाया। हालांकि वह यह कहने का शौकीन था कि वह चेहरा देखकर लोगों को पहचान सकता है, लेकिन असलियत यह थी कि 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की वजह से वह दूसरों की प्रकृति को बेहद संवेदनशीलता से समझ सकता था। एक नजर डालकर ही वो किसी के स्वभाव का अंदाजा लगा लेता था। उस बुजुर्ग का चेहरा तेज, ठंडा, कठोर और खट्टेपन का प्रतीक था। ऐसे लोगों से संबंध बनाना सबसे कठिन होता है। राघव तो किसी मैजिकल बीस्ट से डील करना पसंद करता, लेकिन ऐसे इंसान से नहीं। कितनी बार कहा है कि जैसे ही मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हो, तुम कक्षा में होते हो। यहां आकर हंगामा नहीं करना है, बुजुर्ग ने डांटा। उसकी नजर सब पर घूमी, लेकिन राघव पर आते ही कुछ पल के लिए ठहर गई। राघव का दिल धक से रह गया। उसने साफ साफ शत्रुता महसूस की। यह क्या मामला था? उसका तो उससे कोई बैर नहीं था। गुरुजी को रिपोर्ट है, राघव के देर से आने की वजह से ही ये गड़बड़ी हुई। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, एक चेचक के दागों वाला शिष्य खड़ा होकर बोला। राघव के पास बैठे शिष्य गुस्से से भर गए। ये चुगलीबाज जानबूझकर राघव को फंसा रहा था। ये शिक्षक अपनी कठोरता के लिए मशहूर था, और वह शिष्य जानबूझकर राघव को अपमानित करना चाहता था। वह जानबूझकर राघव की तरफ देखकर बैठ गया। वो फ्लेम गेट से आया था, यानी वह नासिर का अनुयायी था। ड्रैगन ब्लड लीजन और फ्लेम गेट अब जल और अग्नि जैसे शत्रु थे, तो उसे ये मौका पाकर राघव पर पत्थर फेंकने में कोई गुरेज नहीं था। क्या यह सच है, राघव? शिक्षक ने मांगा। गुरुजी को रिपोर्ट है, वरिष्ठ शिष्य भाई राघव देर से नहीं आए। असल में हुआ यह था, एक महिला खड़ी हुई और राघव का पक्ष लेने लगी। सचमुच राघव देर से नहीं आया था, वो अंतिम क्षण में भीतर पहुंच गया था। चुप रहो, किसने कहा कि कक्षा में मुंह चलाओ? अगर दोबारा ऐसा किया तो बाहर फेंक दूंगा। मेरी अल्केमी पवेलियन को ऐसे शिष्यों की जरूरत नहीं है जो नियम न समझते हो। शिक्षक चिल्लाया। महिला शिष्या की आंखें लाल हो गई। वह चुपचाप बैठ गई और दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। मैं देर से नहीं आया था, सच्चाई तो यह है। राघव ने सिर हिलाया। शर्मनाक। क्या तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि गुरु से बात करते वक्त खड़े होना चाहिए? बुजुर्ग ने चिल्लाया। राघव का गुस्सा भड़क उठा। उसका सबसे बड़ा निषेध यही था कि कोई उसके घर के बुजुर्गों का नाम ले। उसके लिए परिवार के बुजुर्ग सिर्फ उसके पिता और माता थे। उसने बड़ी मुश्किल से गुस्से को दबाया और धीरे से खड़ा हुआ। मैं देर से नहीं आया, मैं समय पर ही पहुंचा। मेरी अल्केमी की कक्षाओं में मैं जोर देकर कहता हूं कि एक चौथाई घंटे पहले पहुंचना ही समय पर आना कहलाता है। तुम देर से आए, फिर भी बहस कर रहे हो। तुम्हारे परिवार का संस्कार वाकई में कमी वाला था। ये एक्सवेंशन दाओ सेक्ट के लिए दुर्भाग्य की बात है कि तुम जैसे लोग चोरी छिपे यहां घुस आए। शिक्षक ने ताना मारा। मैं घायल था, इसलिए पिछली कक्षाओं में शामिल नहीं हो सका। और इसलिए राघव ने गहरी सांस ली और फिर से अपने क्रोध को दबा लिया। अल्केमी पवेलियन उसके लिए बेहद अहम था। अगर वो इसमें दाखिल ना हो सका तो ड्रैगन ब्लड लीजन की साधना गति पर गहरा असर पड़ेगा।
बहाने मत ढूंढो, मुझे नतीजे से मतलब है। और इस वक्त मैं देख रहा हूं एक कायर जो बहाने बना रहा है और जिम्मेदारी से भाग रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा कोर डिसाइपल का दर्जा कुछ ही घंटों में छीन लिया गया। अनुशासन और जिम्मेदारी की समझ न रखने वाला व्यक्ति इनर सेक्ट डिसाइपल बन गया। यह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लिए अपमान है। अगर तुम्हें शर्म का जरा भी एहसास है तो अभी चले जाओ। मैं अपनी कक्षा में ऐसे अनुशासनहीन लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, शिक्षक राघव के सामने आकर बोला। राघव ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां इतनी कस ली कि चरमराहट की आवाज आई। उसे पूरा यकीन था कि यह शिक्षक जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। उसने शिक्षक की आंखों में संतोष की झलक देखी। यह साफ जाल था। वह जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा था और बाहर निकालना चाहता था। बॉस, चलो, हम इस घटिया कक्षा में नहीं बैठते। ड्रैगन ब्लड लीजन के नए योद्धा खड़े हो गए। वे भी देख सकते थे कि शिक्षक जानबूझकर राघव को अपमानित कर रहा था। यह हद से बाहर था। राघव, जो उनके लिए देवता जैसा था, उसका अपमान कोई सहन नहीं कर सकता था। यहां तक कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का मशहूर एल्केमी पवेलियन का शिक्षक भी अपवाद नहीं था। उसकी कक्षा को कचरा कहना ही उनके गुस्से को जताने के लिए काफी था। हालांकि एल्केमी पवेलियन एक पवित्र स्थान था, लेकिन राघव का उनके दिलों में जो स्थान था उसकी तुलना उससे नहीं हो सकती थी। अनुशासनहीन कमीने, सब के सब दफा हो जाओ, शिक्षक दहाड़ा। राघव अब और नहीं सह सका और सबकी हैरान निगाहों के सामने उसकी मुट्ठी उस शिक्षक के ठंडे चेहरे के बीचों बीच जा लगी। राघव का मुक्का सीधे शिक्षक के चेहरे पर लगा। शिक्षक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राघव उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। नतीजा यह हुआ कि उसका पूरा चेहरा उस पंच के सामने कुचल गया। वह दर्द से चीखा और पीछे की तरफ उछल पड़ा। वह दीवार से टकराया और फिर वापस लौटा, और उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राघव ने उसे पकड़ लिया और हाथ उठा लिया। एक झटके में 36 थप्पड़ उसके चेहरे पर बरस पड़े। शिक्षक का चेहरा तुरंत सूज गया, सुअर जैसा हो गया। हाथ पैर झाड़ने वाला, तुम हिम्मत कैसे करते हो? तभी जाकर शिक्षक ने प्रतिक्रिया दी और उसकी देह से आग की लपटें फूट पड़ी। फिर राघव ने उसके पेट पर एक मुक्का मारा। शिक्षक दर्द से करा उठा और झिंझोड़कर सिकुड़ गया। यह मुक्का बेहद कठोर था, लगभग उसके डांशन को नष्ट कर देने वाला। हालांकि राघव ने उसे बुरी तरह मार नहीं डाला, पर उसने उसके डांशन को बुरी तरह चोट पहुंचा दी, जिससे वो थोड़े समय के लिए स्पिरिचुअल यौन नहीं चला सकता था। जमीन पर सिकुड़े हुए शिक्षक को देखकर सभी शिष्यों के होश उड़ गए। शिक्षक सब किंग लेवल एक्सपर्ट्स थे। राघव ने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा। क्या उसने अपनी जान ही दांव पर लगाई? राघव ने दर्द से तड़प रहे शिक्षक पर सर्द नजर से घूरा। उसकी आंखों में उग्र मौत की भावना थी। ये कमीना जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश कर रहा था ताकि वह एल्केमी पवेलियन में न जा सके। शुरू में राघव ने सहा था, पर एक बार झुकने के बाद उसने और मांगा। वह राघव को एल्केमी पवेलियन में शामिल होने से रोक रहा था। भले ही राघव को कारण पूरी तरह नहीं पता था, पर शिक्षक के होने से कोई भी उसके शामिल होने को रोक सकता था। अपनी हैसियत से उसे आसानी से बाहर कर देना आसान था, इसलिए सहने की बजाय उसने अपना गुस्सा निकाल देना ही बेहतर समझा। इसी समय एक शख्स बाहर झपटने की कोशिश कर रहा था, वही जिसने राघव की शिकायत की थी। तुम जाकर रिपोर्ट करना चाह रहे हो? वापस आ जाओ। राघव गायब हुआ और फिर वह उस शिष्य के सामने प्रकट हुआ। वह शिष्य दंग रह गया। राघव को उसे रोकता देखकर उसकी रूह डर से ऑलमोस्ट निकलने लगी। वह जल्दी से फिर मुड़ा, पर राघव ने उसे पकड़ लिया। उसे दीवार से टकराया गया और मेंढक की तरह दबाकर फेंक दिया गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी देह पूरी तरह विकृत थी, हड्डियां टूट चुकी थी। ढीठ मुख वाला, मैं तेरी मदद कर दूंगा। राघव ने उसे उठाया और एक वार में उसका जबड़ा कुचल दिया, फिर उसकी जीभ पकड़कर खींची। आह! वो कुछ महिला शिष्यों के चीखें निकल पड़ी, क्योंकि वह शिष्य अब आवाज भी नहीं कर सकता था। राघव ने उसकी जीभ पूरे जोर से फाड़ दी थी। दृश्य बेहद खून खराबा था। इसी बीच शिक्षक धीरे धीरे चिल्लाते हुए उठने लगे।
राघव ने अचानक हाथ में पकड़े हुए शिष्य को उनकी तरफ फेंक दिया। दोनों दरक कर दीवार से टकरा गए। वो शिष्य बेहोश था। राघव, तुम। शिक्षक ने जैसे ही मुंह खोला, एक लात ने उसे हवा में उछाल दिया। वह दूसरी दीवार से टकराकर बुरी हालत में गिर पड़ा। निराले बूढ़े राक्षस, जैसे तुम्हें मेरा नाम पता था पर गुदगा रहे थे कि नहीं पता। तेरे जैसे कबाड़ से भी शिक्षक बनते हैं। बोल, किसने तुझे मेरे साथ मुश्किल करने के लिए पैसा दिया? ये कहते ही राघव और भी क्रोधित हो गया और उसने शिक्षक के चेहरे पर फिर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज महल में गूंज उठी। सब लोग सिहर उठे। ये बहुत पागलपन था। क्या राघव वाकई इतना ताकतवर था कि वह किंग्स के बराबरी का मुकाबला कर सके? असल में राघव जिस कारण से इस बुजुर्ग को बच्चों की तरह पीट पा रहा था, वो ये था कि वो अल्केमिस्ट्स को बहुत अच्छे से समझता था। अल्केमिस्ट की देह कमजोर होती है। यदि उन्होंने अपनी पिल फ्लेम सक्रिय नहीं की हो तो उनकी लड़ाई की ताकत न के बराबर होती है। और ये शिक्षक साफ तौर पर राजसी तरीके से जीने वाले, बिना युद्ध का अनुभव रखने वाले इंसान थे। अगर राघव चाहे तो तुरंत उन्हें मार भी सकता था। यह सिर्फ इनहेरिटेंस वाले कल्टिवेशन बेस और वास्तविक युद्धक अनुभव का फर्क था। उनका कल्टिवेशन बेस तो एक्सपर्ट जैसा था पर उनकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति लगभग शून्य थी। ऐसे लोग कभी मैदान में नहीं उतरे। मौत को न्योता दे रहे हो। कमीना, तुम। लोगों की आंखें ऑलमोस्ट बाहर निकल आई जब राघव ने शिक्षक की बाहें और पैर तोड़ दिए, जिससे वह रेप्टाइल स्पैज़म्स करने लगा। किसी इंसान के शरीर के किन हिस्सों से सबसे ज्यादा दर्द होता है, इस मामले में राघव से ज्यादा किसी को जानकारी नहीं थी। वो बर्फीले स्वर में बोला, बोल, किसने तुझे ऐसा करने के लिए कहा? तुम। शिक्षक का बदन नफरत और कड़वाहट से कांप उठा। तेरा जवाब तो बेकार है। राघव ने अपने पैर जमीन पर कई बार जोर से पटक दिए, जिससे कष्ट भरी चीखें निकली। किसने तुम्हें ये करने को कहा? अगर नहीं कहोगे तो मेरे पास बहुत तरीके हैं किसी से सच्चाई दिलवाने के। मैं एक एक करके आजमाऊंगा। अगर 30 तरीके भी फेल हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम असली आदमी हो और अपनी गर्दन काट दूंगा। तो शुरू करें। राघव ने एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बोलूंगा। ये लॉ एनफोर्समेंट हॉल था। शिक्षक ने चीखते हुए कहा। दर्द से उसका चेहरा विकृत था। वो लड़ाकू विशेषज्ञ न था, इसलिए इस तरह की यंत्रणाएं उसकी इच्छा शक्ति को जल्दी तोड़ गई और उसने दया की भीख मांगी। बेशर्म राघव। अचानक महल में 2 हस्तियां प्रकट हुई। संयोगवश वे दोनों वे लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स थे जिन्हें राघव ने पहले देखा था, वही जिनको वह जानता था। वे दोनों एक साथ चिल्लाए। उनमें से एक था कृष्णा, जो चिल्ला रहा था, मैं हमेशा से बेशर्म रहा हूं, वरना मैंने तुम्हारी गर्दन कैसे काट दी होती। राघव ने तंज कसा। राघव अब पूरी तरह समझ चुका था। शिक्षक के बोलों ने उसके शुरू के संदेह की पुष्टि कर दी थी कि पीछे ये पूरे मामले का हाथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल का था। आश्चर्य और चीखें कानों में गूंजी। क्या किस्म का राक्षस है ये? सिर्फ एक शिक्षक को कुत्ते जैसा कुचल दिया, और अब ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में किसी किंग की गर्दन तक उड़ा दी हो। कृष्णा का चेहरा गुस्से से काला था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी अपमानजनक बात थी और राघव ने उसे फिर से चुभो दिया था। बेशर्म राघव, तुमने शांत कक्षा में आतंक फैला दिया और शिक्षक पर हाथ उठाया। तुम्हारे अपराध माफ नहीं किए जा सकते। अगर तुम अभी घुटने नहीं टेकते तो मेरी लॉ एनफोर्समेंट हॉल की क्रूरता का दोष मत कहना। कृष्णा चिल्लाया। वो और दूसरा किंग एक साथ हमला कर बैठे। उनकी चेन्स फुफकारती हुई राघव की तरफ बढ़ी। 2 किंग्स ने साथ में हमला किया। उनकी चेन्स ने राघव के किसी भी पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया और उनके पीछे की भीषण शक्ति से अंतरिक्ष तक कंपी होने लगी। वे राघव को दबाना नहीं, मारना चाह रहे थे। मूर्ख, तू ईस्टर्न वेस्टलैंड में मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया और अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। चल, मैं तुझे दिखाता हूं मेरी बेजोड़ कला, लिविंग रिप्लेसमेंट ह्यूमन शील्ड। राघव ने आधेमरे शिक्षक को लात मारकर अपने हाथों में खींच लिया। फिर उसी को पकड़कर उसने जंजीरों की तरफ उठा दिया। कृष्णा और उसके साथी किंग के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने घबराकर अपनी जंजीरें वापस खींच ली।
जंजीर शिक्षक के चेहरे से सिर्फ आधा इंच दूर आकर रुक गई, लेकिन उसके पीछे चली आ रही खगोलीय हवाओं ने लगभग उसे मार ही डाला। उसके मुंह से खून निकला, जिसमें उसके टूटे हुए अंदरूनी अंग मिले हुए थे। राघव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कृष्णा गुस्से से दहाड़ा। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। पूरी ताकत से हमला करना और फिर अचानक शक्ति खींच लेना साधकों के लिए सबसे बड़ा वर्जन था। यह अपने ऊपर ही हमला करने जैसा था। दोनों लगभग खून उगल बैठे। राघव ने अपने मानव ढाल को हिलाते हुए व्यंग्य से कहा, यहां पहले से ही 2 बड़े टुकड़े गंदगी के हैं। मुझे और गंदगी ढूंढने की क्या जरूरत? अब जबकि हालात इस मुकाम तक पहुंच ही गए थे, तो उसे इस मामले को बड़ा बनाना ही था, वरना आखिरकार उसे ही हारना पड़ता। राघव, शिक्षक को छोड़ दो, नहीं तो अभी यही तुम्हें मार देंगे। दूसरा किंग चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगा? तुम तो वैसे भी मुझे मारना चाहते हो, तो मैं इतना बेवकूफ क्यों बनूं कि अपनी रक्षा का तावीज नीचे रख दूं? राघव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हट मत करो, शिक्षक को छोड़ दो। यही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम्हारी सजा हल्की होगी और तुम अपनी जान बचा पाओगे। कृष्णा चिल्लाया, दफा हो जाओ। क्या मैं बच्चा हूं? हमला करना है तो करो, देख लेते हैं मैं तुमसे डरता हूं या नहीं। राघव ने व्यंग्य से कहा। इससे ठीक पहले राघव ने चोरी छिपे ड्रैगन ब्लड लीजन के शिष्यों को इशारा कर दिया था कि वे बाहर जाकर इस मामले को फैलाएं। कुछ शिष्य तो वैसे भी भागने लगे थे जब दोनों लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स आए थे, क्योंकि वे फंसने से डर रहे थे। अब यह खबर बहुत तेजी से फैलने वाली थी, और अगर कोई जानबूझकर फैलाता तो और भी ज्यादा तेजी से फैलती। कृष्णा का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने साथी किंग की तरफ देखा, लेकिन उसने सिर हिलाया। अगर कृष्णा पूरी ताकत से राघव को मारने की कोशिश करता, तो वह यकीनन कुछ सांसों में उसे मार डालता। बड़े बुजुर्ग उन्हें दोष नहीं दे पाते, क्योंकि राघव ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया था। राघव ने बंधक बना रखा था, और इसलिए वे उसे दबाने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर थे। लेकिन दूसरा किंग सहमत नहीं था। अगर राघव मर भी जाता तो फर्क नहीं पड़ता। असली समस्या यह थी कि मरने से पहले वो शिक्षक को भी अपने साथ घसीट लेगा, और तब इतनी आसानी से सफाई नहीं दी जा सकती थी। दोनों कुछ देर तक आमने सामने अटके रहे। राघव एक इंसानी ढाल पकड़े ठंडी नजरों से उन्हें देख रहा था। बाकी सारे शिष्य महल से बाहर निकल गए, बस वे ही रह गए। घमंडी कमीने, तुम ताकत का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी का विरोध करने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट तुम्हारा घर है? अचानक एक नई परछाई महल में प्रकट हुई। उस आकृति को देखते ही राघव का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब वो हिल भी नहीं सकता। राघव ने उम्मीद भी नहीं की थी कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर खुद आ जाएगा। वह आते ही राघव के सर के सारे बाल खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे घूर लिया हो, और उसने महसूस किया कि वो अचानक हिल भी नहीं सकता। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर के सामने राघव खुद को एक चींटी सा महसूस कर रहा था जो ड्रैगन के सामने खड़ी हो। वो बेहद सूक्ष्म सा था, मानो ये मास्टर बस सोच लिया तो उसे मार डालेंगे। पसीना उसकी पीठ पर बह निकला। यह ऐसी चीज थी जिसे राघव नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि विरोध करने की कोई ताकत ही नहीं बची। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर ने एक कदम बढ़ाया, और राघव ने आसपास के स्थान का कसाव महसूस किया, मानो कोई पहाड़ उस पर लाद दिया गया हो। उसने 3 और कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ राघव पर पड़ने वाला दबाव बढ़ता गया, जैसे पहाड़ों का पहाड़ ऊपर गिर रहा हो। जब उसने 7वां कदम रखा तो राघव ने मुंह से एक मुंहतोड़ खून उगल दिया। 8वां कदम रखते ही राघव के शरीर में क्रैक क्रैक की आवाज गूंजी। उसकी हड्डियां सहन नहीं पा रही थी, और उन पर महीन सी दर्द दिखने लगी। राघव की घुटने की हड्डियां सबसे ज्यादा दबाव में थी। उसकी हड्डियां मोड़ने लगी थी। राघव ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर को सर्द नजर से घूरा। वह जानता था कि यह उसे अपमानित कर रहा था। कोशिश कर रहा था कि वो घुटने टेक दे और दया मांगे, पर राघव ने पूरी शक्ति से विरोध किया। वो घुटने नहीं झुकने वाला था।
असीम क्रोध ने उसकी हत्या की इच्छा को जला दिया। ये उसकी सबसे प्राचीन हत्या की चाहत थी। ये कौतूहल पहले सीमा के शब्दों की वजह से दबा हुआ था, पर अब यह फिर से उठने लगा था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर ने ठंडे स्वर में एक और कदम बढ़ाया, पर जब उसने राघव की आंखों में एक तीखी चमक देखी तो उसे अचानक अजीब सा असहज एहसास हुआ। फिर भी उसने हिचक नहीं दिखाई। 9वां कदम रखते ही राघव को लगा जैसे उस पर 1,00,000 पहाड़ डाल दिए गए हों। उसका शरीर फटने सा होने लगा। रवि, तुम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। किसी बच्चे पर इतना कठोर होना क्या तुम्हारी हैसियत के अनुरूप है? अचानक एक तंज भरा स्वर गूंजा और एक और एल्डर राघव के पास प्रकट हुआ। वो एल्डर हॉल मास्टर शिवेंद्र था। जैसे ही वह राघव के सामने आया, वो पहाड़ जैसा दबाव गायब हो गया। राघव का शरीर हल्का पड़ते ही वो जमीन पर गिरने ही वाला था। शिवेंद्र ने हाथ लगाया और कोमल ऊर्जा ने राघव के अंदर फैलते ही उसकी सारी हड्डियां झट से ठीक हो गई। उसकी सारी चोटें भर गई। एल्डर हॉल मास्टर क्या एक वुड कल्टिवेटर था? राघव आश्चर्यचकित हुआ। इतनी भयंकर हीलिंग शक्ति का और क्या ही कारण हो सकता था? तुम बदतर हो रहे हो। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो क्या तुम यहां आते? रवि ने हल्के स्वर में कहा। राघव क्रोधित था। तो उसने ये सब सिर्फ शिवेंद्र को बुलवाने के लिए किया था? ये तो सफ सुलूक था। ये एक खुला अपमान था। राघव ने ये बात नजरअंदाज नहीं की। वो इसे याद रखेगा। मैं आ गया हूं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, शिवेंद्र ने कहा। राघव ने कक्षा में उत्पात मचाया और एक शिक्षक को पीटा। यह दाओ सेक्ट के खिलाफ गंभीर अपराध है। अगर मैं उसे अभी ले जाऊं तो क्या किसी को आपत्ति है? लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह विजयी के भाव से अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखा रहा था। पहले के सभी टकरावों में लॉ एनफोर्समेंट हॉल असहज स्थिति में रहा था। अब राघव ने बड़ी गलती की और पकड़ा गया। इस बार उन्हें जीत मिल गई। शिवेंद्र ने सिर हिलाया। इतने तक क्यों? केवल मुझे बुलवाने के लिए? क्या तुमने किसी शिष्य की गरिमा ठुकरा दी? क्या तुम्हें नहीं लगता यह ज्यादा नहीं हुआ? परस्पर पाखंड मत करो। जो नियम तोड़ता है उसे गरिमा बनाए रखने का हक नहीं मिलता। यह उसका दंड है। शिवेंद्र, तुम आ गए हो। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं राघव को ले जाऊंगा। रवि मुस्कुराया और राघव की ओर बढ़ा। माफ करना, पर मैं राघव तुम्हें सौंप नहीं कर सकता, शिवेंद्र ने कहा। तुम क्या समझते हो कर रहे हो? रवि ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे शक है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, शिवेंद्र ने कहा। रवि का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम कह रहे हो कि मैंने राघव को फंसाया? अगर तुमने अपनी आंखें खोली होती तो सब दिखाई देता। कभी कभी आंखें सच नहीं दिखाती। मुझे इस मामले की जड़ तक जांच करनी होगी। अगर राघव ने अपराध किया है तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह दोषहीन है तो मैं किसी को अपने पद का दुरुपयोग करके मेरे शिष्यों पर अन्याय करने की अनुमति नहीं दूंगा, शिवेंद्र ने कहा। क्या तुम मुझसे ऐसे टकराना चाहते हो? रवि ने गुस्से में कहा। क्या यह वही नहीं था जो तुम चाहते थे? मैं कल इस मामले की रिपोर्ट एक्सपेंशन टावर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट को करूंगा। वे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में सबसे निष्पक्ष लोग हैं। उनके पास लोगों की यादों को जांचने की शक्ति है। मुझे विश्वास है वे हमें न्याय संगत फैसला देंगे, शिवेंद्र ने कहा। पफ, बुरिया, किस लिए आंख मार रहे हो? अचानक राघव ने हाथ में पकड़े शिक्षक को उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। राघव ने देखा था कि वह रवि की ओर कुछ खास नजरें मार रहा था। कमीना, तुझे सच में मरना है। रवि का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम्हारे जैसे बूढ़े कट्टे ने नहीं मरा तो मेरे जैसे जवान का क्यों मरना? राघव ने तंज कसा। वैसे भी उसने पहले ही एल्डर हॉल का पैर पकड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए सीधे साधे होकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सामने ही खड़े होना ठीक था। राघव को लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर को गाली देने की कोई चिंता नहीं थी। कम से कम वह अपना कुछ क्रोध निकाल सकता था और इसे कुछ हद तक भरपाई समझ सकता था। रवि, इसे कल एक्सपेंशन टावर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट को देखने दे दे। राघव, उसे छोड़ दो। मेरे साथ हूं तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, शिवेंद्र ने कहा। राघव कुछ हिचका और अपने हाथ में
दबे उस तेज चेहरे वाले शिक्षक की ओर देखा। उसकी आंखों में जो घृणा थी, उसे देखकर राघव ने उसे 2 थप्पड़ और मारे और फिर उसे रवि के पास फेंक दिया। रवि ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राघव ने शिक्षक की हड्डियां सब तोड़ दी थी, इसलिए वो खड़ा भी नहीं रह सका। रवि के पास शिवेंद्र जैसी हीलिंग क्षमता नहीं थी, तो उसने उसे कृष्णा के हवाले कर दिया और कहा कि उसकी चोटों का इलाज किया जाए। शिवेंद्र राघव को साथ ले जा रहा था कि अचानक रवि ने उनका रास्ता रोक दिया। शिवेंद्र ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आज मुझे राघव को ले जाना है? रवि ने घोषणा की। तू कोशिश करके तो देख। शिवेंद्र ने अपनी आंखें संकरी। इतने समय के पुराने विरोधी होने के नाते वह जानता था कि रवि क्या सोच रहा था। तुम लड़ना चाहते हो? अच्छा, तब मैं रेफरी बनकर रहूंगा। क्या मैं अभी तुम्हारे लिए मार्शल स्टेज खोल दूं? तभी महल में एक और शख्स प्रकट हुआ, एल्डर मास्टर। शिवेंद्र और रवि दोनों हैरान हो गए और झट से प्रणाम कर बैठे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि यह मामला एल्डर मास्टर को परेशान करेगा। यहां क्या हुआ? एल्डर मास्टर ने पूछा। यह हुआ था ऐसा, राघव ने सीधे सादे तरीके से जो कुछ हुआ वह बताया। उसने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, बस सच्चाई ही कही। रवि, मुझे याद आता है कि इस शिक्षक का नाम बादल था। क्या वह तुम्हारा संबंधी है? एल्डर मास्टर ने पूछा। मैं हमारा तकरारी रिश्ता है, पर रवि पसीना पिलाने लगा। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। एक तो ये कि हम एक्सपेंशन टावर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट को बुलाकर मामले की साफ जांच करें और फैसला सुनाएं। इसमें काफी समय लगेगा। दूसरा विकल्प यह है कि राघव को उसके इनर सेक्ट डिसाइपल के पद से हटा दिया जाए और उसे आउटर सेक्ट डिसाइपल में गिरा दिया जाए। एल्डर मास्टर ने कहा। तो क्या मैं हार जाऊंगा? राघव दूसरे विकल्प के खिलाफ था। छोटे, तुम्हारे पास शिकायत करने का कोई हक नहीं है। भले ही बादल तुम्हें निशाना बना रहा था, तुम शिकायत दर्ज कराकर सामान्य प्रक्रिया से जा सकते थे। अगर तुम्हारे साथ अन्याय होता तो दाओ सेक्ट निश्चित ही तुम्हारा हक वापस दिलाता, लेकिन तुमने सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई। इसके बजाय तुमने सीधे कक्षा में हंगामा किया और एक शिक्षक को पीटा। तुमने सबसे ज्यादा क्रूर तरीका चुना, चाहे तुम्हारा कारण सही भी हो। तुम्हारे किए के बाद तुम अब सही नहीं रहे, इसलिए जब तुम कुछ करो तो सोच समझकर करो और आवेगी व्यवहार न करो। बस इतना ही मैं कहूंगा। तुम इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हो, एल्डर मास्टर ने कहा। अनुयायी एल्डर मास्टर के आदेश मानेंगे। हम दूसरा विकल्प चुनकर सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट को परेशानी में नहीं डालेंगे, रवि ने कहा। चूंकि बादल वाकई उसके संबंधी था, उसके पास दूसरा विकल्प चुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह मामला एल्डर मास्टर को परेशान कर देगा। अब इसे संभालना इतना आसान नहीं था। हालांकि उसने बादल को कुछ आदेश नहीं दिए थे। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा था कि वे राघव को सहज न रहने दें। उसका अंदाजा था कि बादल उसकी मदद करने की कोशिश में था, पर परिणाम यह हुआ। राघव, तुम क्या कहोगे? एल्डर मास्टर ने राघव की ओर देखा। किसी अज्ञात कारण से उसे राघव की तरफ देखकर हंसी आने का मन हुआ। किसी अनुयायी का कक्षा में जाकर एक शिक्षक को पीटना एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राघव वाकई एक अजब था, इसीलिए पेट्रियार्क ने उसे एक साधारण मूल्यांकन दिया था, अनरिलायबल। मुझे फिर भी लग रहा है कि मैं नुकसान में हूं। आखिरकार, अगर तुम परिणाम देखते हो तो पहले कारणों को देखो। इन दोनों में परिणाम के कारण वाले पहलुओं को निश्चित रूप से सबसे अधिक दोष उठाना चाहिए, कम से कम 80%। अगर आप एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं समझौता स्वीकार कर सकता हूं। हालांकि आप ये गारंटी दे कि मेरी वही विशेषाधिकार बनी रहे और मैं इनर सेक्ट में आजादी से प्रवेश कर सकूं, राघव ने कहा। राघव जानता था कि एक शिक्षक को पीटने के कारण सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आउटर सेक्ट डिसाइपल को इनर सेक्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी और इससे वह ड्रैगन ब्लड लीजन से अलग हो जाएगा। यह अस्वीकार्य था। क्या तू सौदा कर रहा है? एल्डर मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। तो फिर हम सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट जाकर उनकी प्रक्रिया अपनाएं।
मैं, राघव, हमेशा खुले और साफ तरीके से काम करता हूं। मुझे जांच से क्या डर है, राघव ने कहा। एल्डर मास्टर बेबानी से चुप रह गया। राघव वाकई चालाक था और वह इस वजह से हार मानने को तैयार नहीं था। रवि, तुम क्या कहते हो? एल्डर मास्टर ने सवाल लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर से किया। रवि जल्दी से बोला, मैं आपके आदेश मानूंगा। हालांकि अनुयायी को लगता है कि राघव की शर्तें स्वीकार्य हैं। आखिरकार वो अपनी पार्टी का नेता है और उन्हें अलग करना अनुचित होगा। देखकर कि रवि असल में राघव के लिए दया की भीख मांग रहा था, एल्डर मास्टर अंदर से एक इच्छा ही कर बैठा। राघव ने चालाकी से रवि की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे झुकवा दिया था। लेकिन ऐसा चालाक और तरह तरह सोचने वाला आदमी इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकता है, यह समझ से बाहर था। चूंकि रवि इसका विरोध नहीं कर रहा था, एल्डर मास्टर उनकी दृष्टि से गायब हो गया। जैसे ही वह चला गया, रवि का चेहरा फिर से ठंडा हो गया। फिर से कहता हूं, मेरी पकड़ में आने मत देना, वो कहा और वहां से चला गया। महल में अब सिर्फ राघव और एल्डर हॉल मास्टर शिवेंद्र ही बचे थे। शिवेंद्र बस चुपचाप राघव को देखते रहे, जिससे वो असहज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये मेरी गलती नहीं थी। आखिरकार राघव ने कंधे उचका दिए और उस अजीब माहौल को तोड़ा। मुझे पता है, शिवेंद्र ने सिर हिलाया। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था। इतने सालों से प्रतिद्वंद्वी रहने के कारण वे लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर की चालों से भली भांति परिचित थे। मुझे जिज्ञासा है, अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता तो इस समस्या को ज्यादा कारगर और सुरक्षित तरीके से सुलझा सकते थे। फिर तुमने ये तरीका क्यों चुना? शिवेंद्र ने पूछा। मुख्य बात यह है कि यह बहुत झंझट वाला होता। मेरे पास इतना समय नहीं है, राघव ने बेप्सी से कहा। उसके पास उन मूर्खों के साथ ये बेवकूफी भरा खेल खेलने का समय नहीं था। सीधा तरीका ज्यादा असरदार था। मदद के लिए बहुत धन्यवाद, एल्डर हॉल मास्टर, राघव ने झुककर अभिवादन किया। आखिरकार शिवेंद्र उसकी मदद करने आए थे। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। एल्डर हॉल के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे शिष्य हैं। जब तक तुम न्याय के दायरे में खड़े रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शिवेंद्र ने कहा। राघव समझ गया कि ये एक चेतावनी है। इस बार लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने सारी औपचारिकताएं छोड़ दी थी और उसे निशाना बनाया था। जब तक वह हद से आगे नहीं जाएगा, एल्डर हॉल उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर उसने सीमा लांघी तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल को मौका मिल जाएगा और तब मुश्किलें खड़ी होंगी। ये नियमों का खेल था। नियमों के भीतर रहा तो सुरक्षित, वरना खतरा। शिवेंद्र को लगा कि राघव जरूरत से ज्यादा साहसी है। शिष्य समझ गया। अगली बार ध्यान रखूंगा। राघव जानता था कि ये उसकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। मतलब साफ था। वह एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल की टक्कर में इस्तेमाल की जाने वाली एक मोहरा था। अभी अभी शिवेंद्र के शब्द एक तरह का आश्वासन थे, जिससे वो निश्चिंत हो सका। इसके अलावा एल्डर मास्टर को कम मत आंकना। उसकी बुद्धिमत्ता तुम्हारी कल्पना से परे है, शिवेंद्र ने कहा। राघव चौंक गया। सच कहे तो वो एल्डर मास्टर की साधना का सम्मान करता था, लेकिन एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के प्रबंधन के तरीके पर उसका रवैया देखकर थोड़ा उपेक्षा भी करता था। लेकिन अब जब शिवेंद्र ने ये बात जानबूझकर उठाई तो साफ था कि उन्होंने उसकी सोच को देख लिया था। शिष्य समझ गया। राघव ने सिर हिलाया। उसे अब लगा कि वह अभी भी अनुभवहीन है। तुम अपनी इनर सेक्ट डिसाइपल प्लेट रख सकते हो ताकि इनर सेक्ट में आ जा सको, लेकिन आज से तुम्हें आउटर सेक्ट डिसाइपल की पोशाक पहननी होगी। इतना कहकर शिवेंद्र चले गए और जाते जाते ये चेतावनी दी कि राघव अपनी सीमाओं का ध्यान रखे। महल से बाहर निकलते ही राघव ने बाहर लोगों की भीड़ देखी। असंख्य शिष्यों ने महल को घेर रखा था। बॉस, आखिरकार आप बाहर आ गए। सभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स दौड़ पड़े। उसे सकुशल देखकर सबने चैन की सांस ली। बाकी शिष्य, खासकर जिन्होंने अपनी आंखों से राघव को एक शिक्षक को पीटते देखा था, हैरान थे। एक शिक्षक को पीटने के बाद भी बस इतना ही हुआ। क्षमा करें सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, अब आप आउटर सेक्ट डिसाइपल हैं।
और आउटर सेक्ट द्वारा दिए गए कार्य पूरे करने होंगे। इस समय कुछ शिष्य नए वस्त्र लेकर आए। क्या ये अस्वीकार्य है? वे हमारे बॉस को आउटर सेक्ट डिसाइपल कैसे बना सकते हैं? ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स गुस्से से बोले। उसे आउटर सेक्ट में भेजना तो दाओ सेक्ट की दयालुता है। ऐसे कचरे को तो सीधे बाहर निकाल देना चाहिए। एक शिष्य ताना मार ही रहा था कि तभी बिजली का तीर उसकी छाती में घुसा और बड़ा छेद कर गया। वो लगभग मर ही गया, जिससे सब दंग रह गए। और बकवास करो, राघव ने ठंडी निगाह से उस पर देखा। तुम सबसे निकम्मे कचरे हो। बेकार की बकवास के अलावा तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है। अगर और मुंह चलाया तो जिंदगी भर मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सब चौंक गए। राघव बहुत हिंसक था। बिना कुछ कहे हमला कर दिया, लेकिन फिर सोचने लगे कि जिसने शिक्षक तक को पीट दिया उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम सब जाकर अपना अपना काम करो, मैं बस औपचारिकता निभा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। राघव ने आउटर सेक्ट की पोशाक पहन ली और अपनी पुरानी पोशाक एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर को दी, ताकि वह सभी को संदेश पहुंचा दे कि चिंता न करें। जब उसकी परछाई नजरों से ओझल हुई तो सभी इनर सेक्ट डिसाइपल्स भीतर तक हिल गए। ये इंसान बेहद उग्र और जंगली था। राघव आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के साथ एक छोटे परिवहन गठन तक पहुंचा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट इतनी बड़ी थी कि आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को किनारों पर काम करना पड़ता था, इसलिए परिवहन गठन का सहारा लेना पड़ता था, वरना समय की बहुत बर्बादी होती। बाहरी क्षेत्रों में पहुंचते ही राघव ने महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। साथ ही उसने हर उम्र और लिंग के ढेर सारे लोगों को देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी सामान्य शहर में आ गया हो। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, शायद आप नहीं जानते, आउटर सेक्ट पूरी तरह इनर सेक्ट से अलग है। हम असली रीढ़ नहीं हैं। वास्तव में हम एक मजदूर सेना जैसे हैं। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को कल्टीवेशन रिसोर्सेज पाने के लिए कार्य पूरे करने पड़ते हैं। आउटर सेक्ट वास्तव में कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि शहरों की भूमि जैसा है। यहाँ ज्यादातर लोग मजदूर हैं और कई आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और वर्कर्स की पीढ़ियों के वंशज हैं। इसलिए आउटर सेक्ट बहुत अराजक जगह है। एक शिष्य ने समझाया, क्या यहाँ शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हो? राघव चौंका। हाँ, यहाँ के अधिकांश लोग 4 आउटर रीजन से आते हैं। उनकी प्रतिभा सीमित होती है और वे इनर सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाते। वास्तव में कुछ तो आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने लायक भी नहीं होते, लेकिन वे यहाँ से जाना भी नहीं चाहते, इसलिए वर्कर्स बनकर रहते हैं। वे छोटे मोटे काम करते हैं या रोमांचक कार्य करते हैं। दाओ सेक्ट उन्हें थोड़ा बहुत संसाधन देता है ताकि वे भूखे ना मरे, पर पेट भर खा भी नहीं सकते। मैं सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव से हंसी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन सच कहूं तो हमारे पूर्वज भी सिर्फ वर्कर्स थे। उस शिष्य ने कड़वेपन से मुस्कुराकर कहा। राघव ने सिर हिलाया। जो लोग अपनी रोजी मेहनत से कमाते हैं वे सभी सम्मान के योग्य हैं, लेकिन जो बिना मेहनत किए सिर्फ अपने पुनर्जन्म कलाओं पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वास्तविक मूर्ख वही है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव वास्तव में उतने ही सहज और सरल हैं जितनी कहानियां कहती हैं। तुम भी मुझे जानते हो? राघव आश्चर्यचकित हुआ। पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें नहीं जानते। तुम जंगली इलाकों से आए। तुमने सबसे कम प्रतिभाशाली डिसाइपल्स के एक समूह को इनर सेक्ट ट्रायल में जीवन मरण की लड़ाई से निकाला। तुमने उन्हें बचाने के लिए अपना कोर डिसाइपल स्थान भी बलिदान कर दिया और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक पीक हेवनली जीनियस से भी लड़ाई की। आउटर सेक्ट में तुम देवता जैसे हो। हम जो 4 आउटर रीजन से आने वाले लोगों की संतानें हैं, तुम्हें एक आदर्श मानते हैं। तुम हमारा गर्व हो। उनमें से एक ने भावुक होकर कहा। राघव ने आउटर सेक्ट में इतना गर्मजोशी भरा स्वागत पाने की उम्मीद नहीं की थी। ये आउटर सेक्ट डिसाइपल्स उसकी पूजा कर रहे थे। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, आउटर सेक्ट की शक्तियां जटिल है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आउटर सेक्ट में लोग बहुत ज्यादा हैं और डिसाइपल्स उनमें से केवल 10,000 में से एक है। एक हिस्सा वर्कर्स का है और दूसरा हिस्सा आम लोगों का। वर्कर्स को सिर्फ 100 साल तक कम राशन मिलता है। 100 साल बाद वे कॉमनर्स बन जाते हैं।
और उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने कॉमनर्स के लिए कई अवसर बनाए हैं, जैसे औषधीय पौधे लगाना, मैजिकल बीस्ट्स पालना आदि। इससे वे जी सकते हैं। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, जहां भी लाभ होगा वहां खैर, तुम समझते हो, एक डिसाइपल ने कहा। राघव समझ गया। उसे लगा आउटर सेक्ट तो लगभग साधना का स्थान ही नहीं है। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स ही यहां सबसे अधिक आय वाले लोग हैं। और इस डिसाइपल के लहजे से लगा कि यहां लोगों के लिए बहुत उलझी हुई परिस्थितियां थी। आगे बढ़ते हुए राघव आउटर सेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें पूछता रहा। उन्होंने जो कुछ भी जानते थे बिना छिपाए सब बता दिया। जल्द ही वे एक ऐसे शहर पहुंचे जो सैकड़ों मील चौड़ा था। गलियां बेहद चहल पहल से भरी थी और राघव को ऐसा लगा जैसे वो फीनिक्स क्राय राजधानी लौट आया हो। उसे बेहद परिचित सा एहसास हुआ। लॉ एनफोर्सर स्क्वाड आ रही है, भागो। राघव और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स अभी अभी एक बड़ी गली पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के फेरी वाले जल्दी जल्दी अपना सामान स्पेशल रिंग्स में भर रहे हैं और डर के मारे भाग रहे हैं। सामने से डंडे लिए हुए बड़े बड़े लोग आ रहे थे। वे ताकतवर थे, लेकिन इतने मोटे भी कि लगता था फट जाएंगे। जब भी किसी को देखते तो उसे पीट देते। लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते और दयनीय हालत में भाग जाते। जो धीमे भागते उन्हें इतना पीटा जाता कि वे खून से लथपथ हो जाते। राघव ने देखा और महसूस किया कि उन लोगों की कल्टीवेशन बहुत ऊंची नहीं थी। उनमें से कुछ तो बोन फॉर्जिंग रियल्म से भी नीचे थे। लेकिन जो पीट रहे थे वे सब जायंशन रियल में थे, भले ही वे सेलेस्टियल्स न थे। इन फेरी वालों को पीटना उनके लिए आसान था। वे बेहद दबंग थे। जब फेरी वालों को पीट कर गिरा दिया जाता तो वे उनके हाथों से स्पेशल रिंग्स छीन लेते। जो लोग छोड़ने से इनकार करते उन्हें फिर से इतना पीटते कि वे बेहोश हो जाते। ये क्या है, डकैती? राघव हक्का बक्का रह गया। नहीं, ये लॉ एनफोर्सर स्क्वाड का कानून लागू करने का तरीका है। डिसाइपल्स ने यह दृश्य इतनी बार देखा था कि यह उनके लिए आम हो गया था। वे उन्हें क्यों पीट रहे हैं और इतनी बुरी तरह पीटना? क्या इनके बीच कोई गहरी दुश्मनी है? राघव समझ नहीं पाया। ये लोग सब बेचारे हैं। वे शहर के अंदर का महंगा किराया नहीं चुका सकते, इसलिए वे चुपचाप अन्य जगहों पर सड़क पर ठेला लगाकर पैसा कमाते हैं। लेकिन इन्हें रोकने का काम लॉ एनफोर्सर्स का है। सीधे शब्दों में कहें तो जो प्रोटेक्शन फी नहीं देता उसे मरने तक पिटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लॉ एनफोर्सर्स आमतौर पर बाहर नहीं आते। वे तभी आते हैं जब शहर के व्यापारी उन्हें रिपोर्ट करते हैं। यहाँ के फेरी वाले व्यापारियों के लाभ में सेंध लगाते हैं, जबकि व्यापारी फीस चुका चुके होते हैं। इसलिए फेरी वालों को जबरदस्ती हिंसक तरीके से भगा दिया जाता है। डिसाइपल्स में से एक ने लाचार होकर समझाया, इन्हें भगाना कहा है, ये तो उनकी दौलत छीन रहे हैं। क्या ये ऊपरी अधिकारियों को देंगे? राघव ने पूछा। शायद नहीं। ये फेरी वाले तो सब गरीब हैं, इनके पास कुछ खास नहीं होता। ये लोग शायद सब अपने लिए रख लेंगे, उस डिसाइपल ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। उसने पहले ही एक फोटोग्राफिक जेट सक्रिय कर दी थी ताकि इन वीर लॉ एनफोर्सर्स का दृश्य रिकॉर्ड कर सके। उसने कभी ऐसा वीर दल नहीं देखा था। ओ लड़के, मरना चाहता है क्या? राघव को रिकॉर्डिंग करते देख एक लॉ एनफोर्सर अचानक गरजते हुए उसकी तरफ दौड़ा।